हाँ जी, अब तो रिकॉर्डिंग होने लगी। चलिए, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, कल हम कह रहा था कि सर कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा जल्दी आपने पढ़ा दिया है। तो मैंने कहा मेरे दिमाग में ये था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन जिनको पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या, कुछ नहीं, अभी तो आपने जस्ट शुरू ही किया है। yesterday we discussed the meaning of the constitution has nowhere defined actually, कहीं डिफाइंड तो है नहीं है सच कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्किंग डेफिनेशन बना सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, दैट इज अ सुप्रीम लीगल डॉक्यूमेंट। एक लीगल डॉक्यूमेंट और सुप्रीम है अपने आप में, बिकॉज इट इज अबव ऑल द लॉज। इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ लैंड। और ये करता क्या है कि इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस organs of the government and the rights and duties of the citizen in concern with the government and the interrelationship of citizens as well। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात हो गई, आप वर्किंग डेफिनेशन के तौर पर बता सकते हैं, कहीं लिखा नहीं है सच। फिर हमने बात की कि साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन होते कितने तरीके के हैं। तो जनरली इस वर्ल्ड में दो ही तरीके के मेन कॉन्स्टिट्यूशन हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसको तुम फेडरल कह देते हो, दूसरा तरीका होता है जिसको तुम यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हो। अब क्वेश्चन ये है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ये किस बेसिस पर बने हुए हैं। कुछ बेसिस नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ, जो कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट है, उसमें अपने आप ही दो तरीके की गवर्नमेंट सेपरेट होती है, दो तरीके के सेपरेट गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं और उनके अपने अपने सेपरेट पावर होते हैं। वन गवर्नमेंट इज नॉट अबव द अदर गवर्नमेंट, दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर। यही कहा था, जो है क्या नाम है इनका साहब, केसी वेयर ने कहा था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम वेयर द सेंटर एंड स्टेट्स दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर। यही कहा था केसी वेयर ने। इन्होंने कहा साहब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, दूसरी यूनिटरी गवर्नमेंट, दूसरी सॉरी स्टेट गवर्नमेंट होती है या रीजनल गवर्नमेंट कह लो। और उन दोनों का जिक्र कहाँ मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिलता है। अब दोनों को पावर कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर मिलती है। कोई एक दूसरे से सुपीरियर नहीं है, दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। किसने कहा, केसी वेयर। तो फिर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार कहीं कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कोई चीज है भी। यस देयर इज। क्लासिकल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल तुम्हें मिलता है यूएसए से। यूएसए इज क्लासिकल फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहीं पर मैंने आपको यस्टरडे कल की क्लास में ये बता दिया था कि हाउ द टर्म फेडरल एक्चुअली डेवलप्ड। तो हमने कहा कि फेडरलिज्म का मतलब होता है, द टर्म फेडरल सिंपली मींस अ ट्रीटी, अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर वाज अ डेवलपमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कन्फेडरेशन टू फेडरेशन। पहले यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन कन्फेडरेशन हुआ करता था, बाद में फेडरेशन हो गया। तो आप कहेंगे साहब कन्फेडरेशन क्या होता है और फेडरेशन क्या होता है। तो हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि साहब कन्फेडरेशन एक ऐसा एक एग्रीमेंट है जिसमें कि स्टेट्स आर मोर पावरफुल एंड दे आर फ्री टू विड्रॉ फ्रॉम द यूनियन। अपने आप को अलग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं और श्वेता, पीयूष, आयुषी, ये लोग मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना और जब मेरी मर्जी हो तब मैं अलग भी हो जाऊं। कुछ ये सिचुएशन है कन्फेडरेशन की। तो 13 स्टेट्स हुआ करते थे यूएसए के, क्लासिकल 13 जो स्टेट्स थे, बड़े बड़े लार्ज स्टेट्स, दे एक्चुअली एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट। तो शुरुआत में कन्फेडरेशन के फॉर्म में था, फिर बाद में स्टेट्स को रियलाइज हुआ कि इससे तो उन्हीं का नुकसान है, बिकॉज किसी भी स्टेज पर कोई स्टेट अलग होने लगेगा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, कन्फेडरेशन से हम फेडरेशन बन जाते, मींस वी आर इनडिस्ट्रक्टेबल। Union is not superior to us, but we are part of union and we cannot withdraw from the union.
हम यूनियन से विड्रॉ नहीं हो सकते हैं, हो गया जाएगा नहीं हम बाद में। ये सारी बातें थी जिसमें फेडरेशन की बात आई। तो फेडरेशन का जो कंसेप्ट जो तुम्हें समझ में आना चाहिए वो ये है कि फेडरेशन एक ऐसे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है जहां दो तरीके की गवर्नमेंट होंगी। फेडरेशन रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम वेयर टू टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट्स are present in the constitution itself, and they are getting their power from the constitution, from the document of constitution itself. One is called the union government and other is regional government, state government, whatever you may call it. But they both are getting their power from constitution. अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती हैं। और केसी वेयर ने कहा कि बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर। नोट करते जाना ये सब चीजें। केसी वेयर ने फेडरेशन का जो बेसिक कंसेप्ट यही बताया था कि फेडरलिज्म जो होता है वो ये है कि बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर। जस्ट मिनट रुकिए जरा, ये बार बार मैसेज आ रहा है, परेशान करेगा मुझे। चलिए कैसे आवाज आ रहा है, छोड़ो। यहाँ तक तो बात सबको समझ में आ गई, सबको क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए प्रियंका बताओ। हाँ, तो अब हम इसके आगे देखेंगे। तो हम लोग एक डिस्कशन ये कर रहे थे कि साहब ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी क्या सिचुएशन है। मैंने आपको कल फेडरलिज्म के कुछ, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। रिटर्न होना चाहिए, ड्यूअल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म, क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है? तो हम लोगों ने देखा कि यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली fulfills the number of characteristics which are present in the federal constitution itself. भारतीय संविधान बहुत सारी ऐसी चीजों को, ऐसे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है जो कि फेडरल कैरेक्टर के हैं। तो क्या भारतीय संविधान को पूरी तरह फेडरल कहना ठीक होगा? बस यही क्वेश्चन है। तो इसके जवाब में इसका काउंटर आर्गुमेंट भी है। काउंटर आर्गुमेंट ये वो ज्यादा स्ट्रांग दिखता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फेडरल, या उसको मैं यूं कहूंगा इवेल्युएशन ऑफ फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वाकई में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल कहा जाना चाहिए? यही हम देखें। तो इसकी हेडिंग डाल दीजिए, यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, इवेल्युएशन ऑफ फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों कुछ भी हेडिंग डाल दीजिए, कोई इशू। तुम लोग समझ रहे हो ना, हेडिंग डाल दो एक, यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो जरा देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा तो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का कहां तक का सीन है। अब जरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे पॉइंट्स को देखो जो यूनिटरी फीचर में आते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहले कहीं भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड फेडरल यूज हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? कहीं लिखा है तुम्हारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का सबके पास? नहीं होगा तो पीटेंगे भी। Nowhere Indian constitution actually uses the term federal constitution. कहीं भी शब्द फेडरल यूज नहीं करता है। पर क्या यूनियन यूज करता है? हाँ, आर्टिकल 1 अपने आप में पहले ही आर्टिकल है और वो कहता है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो फेडरल तो कहीं नहीं लिखा, यूनियन पहले लिख दिया। नहीं। तो पहला पॉइंट लिखिए यूनिटरी फीचर्स में,
कि आर्टिकल 1 itself says Indian Constitution is union of states. इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 देख रहे हो ना सब लोग, बेर एक्ट ओपन ओपन करके, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। श्वेता क्या नाम है, आयुषी, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग तो दोबारा देख रहे हैं इसको। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है कि नहीं है, देखो आर्टिकल 1 में क्या हो गया। प्रियंका कुछ इशू है क्या, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, पूछना हो तो पूछ लेना। हाँ, दूसरा एक पॉइंट देखिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। दूसरा एक देखिए कि हम लोगों ने जो ये पॉइंट देखे, जैसे कि फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स का एक केसी वेयर का स्टेटमेंट मैंने बताया कि स्टेट्स आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर एंड नो वन इज सुपीरियर। यूएस में ऐसा ही है, सेंटर को या फेडरेशन को कोई ये राइट नहीं को नया स्टेट क्रिएट कर दे, जितने हैं उतने ही रहेंगे, फिक्स्ड है वहां पर। 13 थे, आज की डेट में 26 के आसपास है, जुड़ते गए ना लोग स्टेट्स, तो ओरिजिनली 13 थे। तो स्टेट्स की सिचुएशन बदलती नहीं है। लेकिन क्या इंडिया में क्या सिचुएशन है, क्या स्टेट्स इंडिस्ट्रक्टिबल हैं? नहीं साहब, स्टेट्स आर नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। ध्यान से मेरी बात समझ लेना, ये यूनिटरी फीचर का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देता है हमको, क्योंकि यूनिटरी फीचर में हमें क्या दिखाई देता है कि एक गवर्नमेंट है और वो जब चाहे दूसरी गवर्नमेंट को खत्म कर दे। यही तो हम लोगों ने देखा था कि यूनिटरी का मतलब एक गवर्नमेंट होगी, अगर दूसरी है भी तो उसके पास उतनी पावर नहीं है, दूसरी गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं। तो जरा आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, तो आपको ये समझ में आता है कि यूनियन इज हैविंग द पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट, union has power to alter the name of new states, union can abolish the existing state। जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, इसका मतलब हुआ कि द नेम, द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द स्वीट विल ऑफ द यूनियन। नहीं समझ में आ रहा है? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि यूनियन की अपनी स्वेच्छा पर निर्भर है कि राज्य रहे या ना रहे। आर्टिकल 3 देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? पार्लियामेंट कैन डू दिस। तो पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन लेजिस्लेचर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पार्लियामेंट नए स्टेट्स भी क्रिएट कर सकता है, नए नाम भी रख सकता है, जब चाहे, जब तक रहने दे, नहीं तो खत्म भी कर सकता है। तो ये तो फेडरल कैरेक्टर कहाँ हुआ? यहां तो ऐसा लगता है कि स्टेट्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट्स इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द स्वीट विल ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये तो यूनियन ना हुआ, क्योंकि केसी वेयर के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, स्टेट एंड यूनियन दे आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर। और 3 कहता है कि नाम बदल सकते हो, जगह बदल सकते हो, एरिया बदल सकते हो, खत्म कर सकते हो, 2 को मिला के 1 कर दो, 1 से 2 बना दो, 3 4 या सबको मिलाकर 1 कर दो। बस एक छोटा सा ये रहेगा कि प्रेसिडेंट से उसमें रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, फॉर्मेलिटी है। प्रेसिडेंट बाद में आपको बताऊंगा कि वो तो यूनियन कैबिनेट के डायरेक्शन पर ही काम करता है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, और जो नया स्टेट बनेगा वो भी कैसे बनेगा? अमेंडमेंट के जरिए? नहीं, कहता है न्यू स्टेट इज नॉट एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 364 368। कहां लिखा है? आर्टिकल 4 में। तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? सभी लोग अपना आर्टिकल नंबर 4 देखो, जल्दी से यस बोलिए, क्योंकि अब मुझे गुस्सा आ रहा है। ये क्या है, आप लोग बताते नहीं है। आर्टिकल 4 में देखो लिखा है कि नहीं लिखा है? हम ही यार ओपन कर लेते हैं तुम लोगों का।
तो बोलोगे नहीं, पता नहीं ऐसा कौन सा कसम खाली हो कि बोलबे नहीं करोगे। जाओ आर्टिकल 4 देखिए। हाँ, लिखा हुआ है ना कि इट इज नॉट एन अमेंडमेंट अंडर 368। ये जो 3 का लॉ बना हुआ है ये 368 का अमेंडमेंट नहीं है। तो 368 का अमेंडमेंट नहीं, इसका मतलब जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है इसका। जानते हो, दो तरीके के लॉज होते हैं। एक होता है, देखो वो लिखा हुआ है वो सभी देख लेंगे लेकिन उसका मतलब नहीं समझते हैं लोग, बहुत अच्छे से समझ लो। देखो एक होता है ऑर्डिनरी लॉ बनना, समझे। जब कोई ऑर्डिनरी लॉ बनता है तो ऑर्डिनरी लॉ बनने का मतलब ये होता है कि कैसे लॉ बनता है बताइए। जैसे अभी आपकी नई क्रिमिनल कोड आ गए ना, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय और फलान ढिमाक का जितने भी हैं 2023 वाले, ये कैसे बने हैं आपको मालूम है? कुछ नहीं होता है, लोकसभा राज्यसभा में 50%+1 की मेजोरिटी से पास हो जाएंगे और फिर प्रेसिडेंट इनको साइन कर दे। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर। ऑर्डिनरीली 50%+1 बस खत्म। तो सिंपल मेजोरिटी इसको कहते हैं, सिंपल मेजोरिटी से पास हो गए, बात खत्म हो गई, लॉ बन गया। बट द थिंग इज व्हेन यू टॉक अबाउट द 368, 368 इज अ डिफरेंट फिनोमेना। 368 के जरिए तुम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर देते हो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे फंडामेंटल राइट्स, दे कैन बी अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओनली। देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 2/3 मेजोरिटी। अभी 50%, जैसे 100 लोग हैं तो उसमें अगर 50% की बात करोगे तो 50+1 मतलब 51 लोग हैं, नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी हो गई। बट जब तुम 2/3 की बात करोगे तो कम से कम 66 हो जाएंगे, 66-67 के आसपास। तो इसका मतलब ज्यादा की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये जो नए जो स्टेट्स बन रहे हैं ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, 2/3 मेजोरिटी की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है बस। जो भी गवर्नमेंट पावर में है लोकसभा राज्यसभा से बस पास करा दे, बात खत्म हो गई। तो सिचुएशन क्या है? स्टेट्स आर एक्चुअली, अगर आप आर्टिकल 3 और 4 को प्रॉपरली पढ़ें, बाद में हम पढ़ेंगे 3 and 4, if you read them jointly you will find that states are actually existent on the sweet will of the center। तो ये तो कहीं से भी यूनिटरी फेडरल फीचर ना हुआ, क्योंकि फेडरल फीचर के अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेट्स एंड यूनियन दे बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्फीयर। यहाँ तो कौन इंडिपेंडेंट है, यहाँ तो स्टेट को नाम ही साफ कर देगा, स्टेट की टेरिटरी भी चेंज कर देगा। जिंदा ही स्टेट इसलिए है क्योंकि यूनियन चाहता है कभी तुम जिंदा रहो। बहुत ममता बनर्जी इधर उधर करती है ना, बहुत ये इधर उधर करते हैं, जब चाहे सेंटर तब वेस्ट बंगाल का नाम बदल कह देगा, आज से वेस्ट बंगाल नहीं रहा, आज से इसका नाम XYZ हो गया, जाओ। वेस्ट बंगाल के 3 टुकड़े कर दे, मर्जी है, कुछ नहीं कर सकते हम। मैं थोड़े कह रहा हूँ यार, ये आर्टिकल 3 और 4 में ही लिखा हुआ है, बड़ी पावर है सेंटर में। तो इसको लिखिए, अगला लिखिए, यूनिटरी फीचर में स्टेट्स आर नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल मतलब समझते हो ना, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। स्टेट्स आर नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, स्टेट्स आर नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। इंडिस्ट्रक्टिबल, अरे काहे के लिए भाई, इनडिस्ट्रक्टिबल। मेरी राइटिंग इतनी खराब नहीं है लेकिन इस पे लिखते नहीं बनता मुझसे। इनडिस्ट्रक्टिबल, तो लिखिए स्टेट्स आर नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल। लिखिए इसमें, द पार्लियामेंट is having power to alter the name or change the boundaries
of the states through its unilateral action, through its unilateral का मतलब होता है अकेले अपने आप से, यूनिलैटरल एक्शन, थ्रू इट्स यूनिलैटरल एक्शन, थ्रू इट्स यूनिलैटरल एक्शन, थ्रू इट्स यूनिलैटरल एक्शंस, by the simple majority, by the simple majority under article 3 and article 4, under article 3 and article 4. फुल स्टॉप देखिए, लिखो therefore the Indian Federation is, therefore Indian Federation is, therefore के बाद कॉमा लगा देना, the Indian Federation is an indestructible union of destructible states, indestructible union of destructible states. अब तो बहुत जल्दी नहीं बोल रहा हूं, indestructible union of destructible states, indestructible union of destructible states. नहीं बताते रहा कीजिए, क्योंकि कभी कभी मैं इमोशनल हो जाता हूँ, इमोशनल इसलिए हो जाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट बचा हुआ है तो आपको पता नहीं चलेगा, मेरा दिमाग कैलकुलेट करने लगता है, इस टॉपिक को यहाँ से खत्म कर दें क्या 5 मिनट में, तो जल्दी जल्दी बोलने लगते, उस चक्कर में इमोशनल होके आप ही का नुकसान कर बैठे। तो बता दिया कीजिए कि सर इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं, ये तो कल भी हो सकता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं आयुषी, कुछ लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी नया होगा, जैसे प्रियंका, मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इनके लिए नया हो जाएगा, श्वेता के लिए हो सकता है, किसी के लिए नया भी हो सकता है, तो ये तो सबके हिसाब से चलना होगा ना। अभी तो हम लोग बहुत कम संख्या है, थोड़े बढ़ जाए तो कुछ बात और बने, बाकी भी देखते हैं क्या होगा, है ना। तो ये हो गया एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। पर पता नहीं आप लोग बहुत अच्छा भी करेंगे, मुझे हमेशा ही ये लगता है कि आप सभी बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, यूएस फेडरेशन की बात, सिचुएशन अलग है साहब, यूएस फेडरेशन, फुल स्टॉप देखिए, आगे लिखो अगले पैरा से, हाउएवर कॉमा द यूएस फेडरेशन इज indestructible union of indestructible states, US Federation is US Federation is US Federation is indestructible union of indestructible states। हमारे घर में अब आ गई हूँ काम करने के लिए, समझना है तो अब आपको बर्तनों की आवाज सुनाई देगी, सुनाई दे रही है क्या, सुनाई दे रही है, वो तो मैंने बहुत इनको डरा धमका के रखा है, इसलिए थोड़ा कम सुनाई दे रही है, नहीं तो आपको लगेगा कि वो यहीं मेरे लैपटॉप पे ही बर्तन साफ कर रही हैं। मैं रियलिटी के साथ आपको बता रहा हूँ, वो तो आंटी को बहुत समझाया मैंने, वो मुझे 4-6 दिनों से 10 दिनों से घर पे देखती है ना, तो उन्हें लगता है कि ये किसी काम का है नहीं, ये अब घर बैठ गया है। मैंने भी ये मान लिया कि मैं किसी काम का नहीं, घर ही बैठा हूँ। बस शुक्र ये मनाइए कि वो मेरे लिए काम नहीं देखना शुरू कर रही है अब, क्योंकि कुछ दिनों तक वो देखती हैं, उसके बाद कह देते हैं भैया आपके लिए काम देख लें क्या, ये भी हो सकता है।
तो साहब यूएस फेडरेशन के बारे में देखिए, इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने अभी तुमको बताया ना कि यूएस पहले कन्फेडरेशन था, बाद में बन गया फेडरेशन, और जब फेडरेशन बन गया तो अब वहां पर इक्वल है। वो तो क्लासिकल फेडरल है साहब, ना तो राज्य बाहर जा सकते हैं ना तो यूनियन उन्हें बाहर कर सकता है। राज्य बाहर जा भी नहीं सकते, कोई कर भी नहीं सकता है, और राज्य हमेशा रहेंगे इनडिस्ट्रक्टिबल, जैसे हैं वैसे रहेंगे। अपनी मर्जी होगी तो अपना नाम बदल लेंगे, यूनियन उसमें कुछ नहीं कर सकता है। राज्य की मर्जी होगी तो दो अपने आप को कर लेंगे, यूनियन नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ सब कुछ यूनियन की स्वीट विल पर डिपेंडेंट है। ये बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? होनी चाहिए मेरे हिसाब से क्लियर। ये हो गया। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो तुरंत पूछेंगे। अच्छा, इसके बाद एक देखिए, नेक्स्ट लिखिए, थर्ड फीचर होगा, लिखिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। इन इंडिया देयर इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स एज वेल। एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें यूनियन के बारे में भी लिखा है, स्टेट्स के बारे में भी लिखा है। हाउएवर इन यूएस देयर आर टू कॉन्स्टिट्यूशंस, वन फॉर यूनियन एंड अदर फॉर स्टेट्स। वहां हर चीज दो है, यूनियन का अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, फेडरेशन का, फेडरल का और स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। तो दो तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन भी है वहां पर। हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसी में स्टेट्स का जिक्र मिलता है तुम्हें। क्लियर हो गया? तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो, इन यूएस देयर आर टू कॉन्स्टिट्यूशंस, वन फॉर सेंटर एंड अदर फॉर यूनियन। और लिबर्टी है को बना भी सकते हैं, जैसे जहां नहीं भी है तो उनके पास लिबर्टी है। हाउएवर इन इंडिया देयर इज नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हुआ करता था शायद, जहां तक मुझे मालूम है कि एक जम्मू कश्मीर, ये हमको बता पाएंगे क्या नाम है इसका, प्रियंका बता पाए, एक जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था प्रियंका, इफ आई एम करेक्ट। हुआ करता था ना, 370 से एम्पावर्ड हुआ करता था। हाँ, अब वो बीते जमाने की बात हो गई, और ये सिर्फ लॉलीपॉप है कि वापस आ सकता है, अब कभी नहीं आएगा, किसी की हिम्मत नहीं। ये एक डिफरेंट मैटर है कि अच्छा किया या खराब किया। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि बहुत अच्छा किया। कुछ चीजें हैं उसको ठीक करना चाहिए, और बहुत अच्छा किया। खैर, उस पे अलग अलग डिबेट हो सकती है, दुनिया भर की है कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये है वो है वो। एक डिबेट एक्चुअली ऐसा होता है ना, ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं तो आप डिबेट अच्छी कर लेते हैं। हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, ऐसे इसका भी है, कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ नहीं भी अच्छा है। तो अगला देखिए जरा, एक नेक्स्ट देखिए। हाँ प्रियंका, बिल्कुल है, और वो एक बिल्कुल सेपरेट डिबेट होगी कभी उस पर, जब हम लोग आर्टिकल 44 पढ़ेंगे ना यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, तब मैं उस पर थोड़ी ज्यादा बात कर पाऊंगा आपके साथ। अभी हम लोग बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी इसमें ज्यादा हम लोग उलझेंगे नहीं। वो ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म वहां होगा, 44 पर ज्यादा डिस्कशन कर पाएंगे हम लोग। तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन लिखिए अगला, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मच मोर फ्लेक्सिबल इन कंपैरिजन टू यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। In India, very few provisions which are actually which can be amended by the constitutional amendment. Otherwise, majority of the provisions they can be amended by the simple majority. For example, Part 3, fundamental rights, Article 368, the power of the Supreme Court, power of the High Court. These are the certain provisions which require the special majority for their amendment. Otherwise, most of the provisions they can be amended by a
सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जितना बड़ा दिखता है, बहुत ही लचीला है क्या, बड़ा फ्लेक्सिबल है क्या? हाँ जी है। 108 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं आपके यहाँ। 105 6 जितने भी हुए हों, 106 शायद हुआ है अभी रिसेंटली, 106 है। तो 100 से ज्यादा तो अमेंडमेंट आपके यहाँ हो गए। और कॉन्स्टिट्यूशन कितना पुराना है? 70 साल। विद इन 70 years you have got more than 100 amendments. Means what? The rate is more than one amendment is taking place every year. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अरे भाई ये नॉर्मल अमेंडमेंट नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इस बात को समझिएगा। बिल तो हजारों पास होते रहते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज देयर एक्चुअली गोइंग ऑन एवरी ईयर। 1.5 से का लगभग रेट है। कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जानते हो क्या है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर देन 200 years ओल्ड। 1788 में बना था यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। 1788 का है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। एंड हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव टेकन प्लेस? 26 या 27 अमेंडमेंट हुए हैं अब तक, 27 के आसपास हुए हैं। तो अगर 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं तो आप जरा रेट निकाल लीजिएगा। 200 साल में 27 अमेंडमेंट, और हमारे यहाँ 100 साल में 106 अमेंडमेंट। हमारे तक पहुंचने के लिए अभी उन्हें 600 साल और लग जाएंगे, और 600 साल में हम ऐसे यूएस जैसे 20-25 नए नए अमेंडमेंट कर डालेंगे। हो सकता है पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नया हो जाए। जाने क्या हो जाए मुझे नहीं पता है, but the thing is we are having a flexible constitution in comparison to the US, where the amendment, constitutional amendment is very easy process. But in US the constitutional amendment is not an ordinary process, it's very cumbersome process. It's not easy because there is a requirement of a assent of states in case of constitutional amendments. बड़ा मुश्किल है काम वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना। हमारे यहाँ तो चलते फिरते हो जाता है। So yes, we are having a flexible constitution. इसमें लिख लीजिए, a large part of Indian constitution can be amended. A large part of Indian constitution can be amended by simple majority. जैसे कि 3 और 4 इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन मेजोरिटी के लिए क्या है? सिंपल मेजोरिटी चाहिए। A large part of Indian constitution can be amended by simple majority. A large part of Indian constitution can be amended by simple majority. फुल स्टॉप दे के आगे लिखो, वी आर हैविंग really flexible, a real flexible constitution in comparison to US constitution. We are having a real flexible constitution in comparison to US constitution. बस अब यहीं पर लिख लीजिएगा कि in India there has been more than 100 constitutional amendments taken place. तो 106 शायद है अभी रिसेंट वाला, तो 107 हो गया। कितने हुए हैं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मुझे नंबर नहीं काउंट कर पाता हूँ मैं, ये दिमाग से निकल जाता है। 106 है कि 107 हुए, देख लीजिएगा आप, तो देख करके सही लिख लीजिएगा। अच्छा 106 तो कंफर्म है मुझे, अगर 107वां हो गया होगा तो मुझे नहीं पता है, तो देख लीजिएगा। सो देयर हैज बीन more than 100 amendments in Indian constitution, whereas in US the last amendment has taken place in way back 1992 and only 27 amendments have been taken place in its 200-year-old journey. और हमारे यहाँ 70 साल हुए हैं और अभी से ही 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं।
नहीं आयुषी, 106 तो कंफर्म है मुझे। 105 कहाँ से हो गए, 106 हो चुके हैं। 107वां हुआ है कि नहीं, उस पर मुझे डाउट है। 106 तो यही ओबीसी वाला 106 ही तो था। ये क्या कहते हैं, कौन सा है, एक मराठा वगैरह वाला, तो वो शायद अभी किया नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट। 106 हुआ है, जो भी है देख लीजिएगा, इससे कोई नाराज होने की बात नहीं। हाँ, क्या हुआ प्रियंका? हाँ हाँ, तो ठीक है ना, 106 ही है, बताने दीजिए गूगल को, अच्छी बात है। अच्छा अगला देखिए। अरे आयुषी, याद करना होगा ये सब, एक्चुअली मैं इसलिए बोलता रहता हूँ ना, प्रीलिम्स में ऐसे ही बेहुदा तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे, सीधे समझ लो, ऐसे ही पूछेगा। द लेटेस्ट अमेंडमेंट, कौन सा अमेंडमेंट है, कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं। और ये मैं आपको बात प्रीलिम्स की नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आप जब इंटरव्यू वगैरह देने जाएंगे ना, तो ये सब चीजें अपने दिमाग में रखिएगा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह तो नहीं हो गया है, क्योंकि वो पढ़ पढ़ के कुछ आते वाते हैं नहीं, उन्हें कुछ आता वाता नहीं है। वो बस क्या करते हैं, वो आपसे टेस्ट लेते हैं, ऐसी जो चीजें आपने कहीं देख ली तो बता देंगे, नहीं देखी होगी तो नहीं बता पाएंगे, तो आपसे उल्टा सीधा कुछ भी पूछ लेंगे। आंटी 10 मिनट के बाद, 5-6 मिनट के बाद, तो यहाँ तक तो हो गया। और उसके बाद एक लिख लीजिए, नेक्स्ट लिखिए। स्टेट्स की सिचुएशन देख लेते हैं हम लोग एक आध दो चीजों में। तो यूएस में तो स्टेट्स आर इक्वल टू द यूनियन, हर मामले में स्टेट्स इक्वल है, बल्कि कई जगहों पर स्टेट्स को ज्यादा पावर है, अभी देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। इंडिया की क्या सिचुएशन है, इसको समझिए। एक पॉइंट लिखिए, नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन, नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, इक्वलिटी नहीं है। तो राज्यसभा में तुम जानते हो आर्टिकल 80, अगर तुम देखोगे तो आर्टिकल 80 जरा जल्दी से देख लेना, और उसके साथ फोर्थ शेड्यूल देखो, तो तुम्हें देखो देखो, अब सभी लोग इतने तो मैच्योर हो, तुम्हें पता है कि राज्यसभा क्या होती है। राज्यसभा इज अ लोअर हाउस, लोअर हाउस है कि अपर हाउस है यार, अपर हाउस होता है, अपर हाउस है हाँ। तो राज्यसभा इज अपर हाउस, तो अपर हाउस है, तो ये भी क्या होता है कि इसमें वोटिंग नहीं होती है, डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है, रिप्रेजेंट किए जाते हैं स्टेट्स की तरफ से। राज्यसभा इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स, सीधा समझिएगा, तो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से लिए जाते हैं। तो हर एक राज्य बराबर नहीं है, यूएस में तो सब बराबर होते हैं, वहां पर भी सेम सिस्टम है, लेकिन वहां पर हर राज्य बराबर है, एवरी स्टेट इज इक्वल। आपके यहाँ इक्वल है क्या? नहीं। तुम उठा के देखो, क्या कहते हैं, ये शेड्यूल नंबर 4 देखोगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि हर स्टेट की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन भेजा जाएगा, दैट इज नॉट एक्चुअली इक्वल। देखो शेड्यूल नंबर 4, हाईएस्ट नंबर इज गिवन, हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स आर गिवन टू द बिगर स्टेट, जहां पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इन राज्यसभा। 31 representatives are sent from the state of Uttar Pradesh only, whereas a number of नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मणिपुर वगैरह हो गए, मेघालय वगैरह हो गए, एक या दो रिप्रेजेंटेशन इनकी तरफ से जाता है, एक एक रिप्रेजेंटेशन, दो दो रिप्रेजेंटेशन, ऐसे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसका मतलब है एवरी स्टेट इज नॉट इक्वल, जबकि फेडरलिज्म का सिस्टम ये है कि एवरी स्टेट इज इक्वल एंड दे आर इक्वल टू द सेंटर। तो सेंटर को तो छोड़िए, आपस में ही स्टेट इक्वल नहीं। देख रहे हो ना सब लोग शेड्यूल नंबर 4। तो वहां पर, अरे यूपी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स कहां से भेजे जाते हैं, यूपी से भेजे जाते हैं, कितने भेजे जाते हैं? 31, 31। क्लियर हो गया ना, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं, नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, इसमें लिख लीजिए एवरी स्टेट इज नॉट इक्वल।
Every state is not equal. A state of UP sends the highest representatives, 31 in the Rajya Sabha, whereas certain northeastern states, they can send only 1 or 2 representatives, as the case may be. स्मॉलर स्टेट्स को 1 या 2 ही हैं, ठीक है। यूएस में क्या होता है, एवरी स्टेट सेंड 2 रिप्रेजेंटेटिव्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन। यूएस की सिचुएशन क्या है, एवरी स्टेट सेंड 2 रिप्रेजेंटेटिव्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। यहां तक हो गया, हो गया। फिर उसके बाद लिखिए एक और प्रोविजन है जो कि बिल्कुल भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह नहीं बिहेवियर करता है, बल्कि यूनिटरी प्रोविजन की तरह बिहेवियर करता है, और जिसको हम कह देते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन बस आज के लिए अभी इतने पे रोकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन और बाकी फेडरल जो फीचर्स हैं वो हम लोग कल देखेंगे, है ना। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बस आज के लिए इतना ही। कल नहीं, कल संडे होगा, सॉरी, कल संडे होगा और मंडे से, कल नहीं परसों। ओके, थैंक यू पीयूष। हाँ हाँ प्रियंका, कल कोई क्लास नहीं होगी, मंडे से करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।